20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? तो 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी, आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन दिया गया है मद्रास, ऑप्शन दिया गया है मद्रास, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बंगाल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम क्या दिया गया है प्रमथनाथ मित्रा द्वारा की गई थी और इसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और अन्य शामिल हैं। अगला पॉइंट, अप्रैल 1906 में अनुशीलन बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्ता के भीतर एक समूह द्वारा युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया और कुछ अकालिक कार्य किए। अगला पॉइंट, अनुशीलन समूह को घोष भाइयों अरबिंदो और बरिंद्र सहित गिरफ्तार किया गया था, जिन पर अलीपुर साजिश मामले में मुकदमा चलाया गया था, जिसे विभिन्न रूप से मानिक टोला बम साजिश या मुरारीपुकुर साजिश कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। आपसे पूछा जाए तो आपको इसका सही उत्तर देना है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे। वह 1984 से 1988 तक भारत के वायसराय रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक A.O. हुन की पहल से हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर तक बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जहां W.C. बनर्जी अध्यक्ष थे। इसमें पूरे भारत में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? तो निम्नलिखित नेताओं में से किसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता था। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रभावशील व्यक्ति जिसने आज़ादी की लड़ाई की प्रकृति को बदल दिया, वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा की, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो क्या कहा था? स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पंजाब में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। आपको याद रखना है। वर्तमान में 6 भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। पंजाब राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? तो किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? ऑप्शन ए 28वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 81वां। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। इस अधिनियम
का पूरा शीर्षक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसे अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2010 में जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। आपको ये भी याद रखना और कॉपी में नोट करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए तवा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी चंबल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, आपको याद रखना है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। गोदावरी बेसिन मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के छोटे हिस्सों के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों तक फैला हुआ है। गोदावरी नदी त्रिबंकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता। वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा को संयुक्त प्रवाह इंद्रावती, मानेर और सागरी। सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा है और सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, आपको याद रखना है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मंजीरा है। गोदावरी की बात कर रहे हैं, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा और सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टानें, ऑप्शन डी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानें, इसका सही उत्तर होगा। अवसादी चट्टानें समय के साथ तलछट, अवसाद के संचय और समेकन से बनती हैं। तो अवसादी चट्टानें समय के साथ तलछट या अवसाद के संचय और समेकन से बनती हैं। अगला पॉइंट, उनमें अक्सर पौधों, पशुओं और अतीत में रहने वाले अन्य सूक्ष्म जीव के जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म आमतौर पर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं क्योंकि ये चट्टानें प्राचीन रूपों के अवशेषों या निशानों को संरक्षित करती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं, लगभग एक ही द्रव्यमान, वे लगभग एक ही वजन के होते हैं और एक बहुत ही समान एक ही सामग्री से बने रचना के हैं। वे पड़ोसी ग्रह हैं। हालांकि शुक्र और पृथ्वी में बहुत सी असमानताएं भी हैं। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी के लगभग 100 गुना मोटा है और इसकी सतह का तापमान बेहद गर्म है। शुक्र के पास पृथ्वी की तरह जीवन या जल महासागर नहीं है। शुक्र भी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तुलना में पीछे की ओर घूमता है, इसलिए जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिणी में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। 7 देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, वे कौन कौन से? तो पूर्व में बांग्लादेश, सुदूर पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल। तो उत्तर में कौन कौन है? चीन, भूटान और नेपाल। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। 2 देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, वे कौन से हैं? तो दक्षिण पश्चिम में मालदीव और दक्षिण पूर्व में श्रीलंका। आपको कॉपी में नोट करते रहना है। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, उनमें से एक अर्ध पर्वतीय मैदान है, इसका अन्य नाम क्या है? आपसे पूछा गया है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए कंडी पेटी, ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन सी कैथस, ऑप्शन डी तिब्बती मार्ग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंडी पेटी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, उनमें से एक पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय मैदान है जिसे कंडी पेटी भी कहा जाता है। अन्य 3 क्षेत्र हैं
शिवालिक श्रेणी सहित पहाड़ियाँ, कश्मीर घाटी के पर्वत और पीरपंजा श्रेणी। अगला पॉइंट, लद्दाख और करगिल के तिब्बती मार्ग, ये अन्य 3 क्षेत्र हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 377, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 74 इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है जो अपने कार्यों को करते समय उस सलाह के अनुसार कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो को दुनिया में सबसे लंबा होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है। तो भारत का संविधान जो है सब दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अगला पॉइंट, भारत के संविधान को दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच बनाया गया था। इस दौरान भारत की संविधान सभा में इसके मसौदे पर खंड दर खंड चर्चा की गई थी। कुल मिलाकर सभा ने 11 सत्र आयोजित किए, जिसमें बैठकें 165 दिनों तक चली। आपसे पूछा जा सकता है इसमें बैठकें कितने दिनों तक चली? तो 165 दिनों तक चली। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद 3 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या आपसे पूछा गया है कितनी है? आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 24। भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो 24 इनकी संख्या है। 24 कौन कौन सी हैं? लोकसभा के अधीन समितियां कितनी हैं और राज्यसभा के अधीन समितियां कितनी हैं? तो लोकसभा के अधीन समितियां हैं 16 और राज्यसभा के अधीन समितियां हैं 8। कौन कौन सी हैं लोकसभा के अधीन? नंबर 1 कृषि संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, रेलवे संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, जल संसाधन समिति, रसायन और उर्वरक समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति, सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता समिति। ये 16 जो हैं लोकसभा की अधीन समितियां हैं। अब राज्यसभा की अधीन समितियां कितनी हैं? तो 8 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वाणिज्य संबंधी समिति, 2 गृह मामलों संबंधी समिति, नंबर 3 मानव संसाधन विकास समिति, 4 उद्योग संबंधी समिति, 5 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति, नंबर 6 परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति, नंबर 7 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, नंबर 8 कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी समिति। तो निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन दिया गया है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा इसका सही उत्तर होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। धौलावीरा से एक शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से खुदाई से प्राप्त हुआ था। धौलावीरा यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने की थी। गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। उत्खनन से बलुआ पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बने जलाशयों का पता चलता है। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। अगला प्रश्न दिया गया है, परमार वंश के किस शासक के शासन काल में मालवा
का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ था। यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं पर आधारित हैं और पेपर में सीधे पूछे जाने वाले हैं, तो सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट पूरा देखिए। ऑप्शन दिया गया है सियाक द्वितीय, ऑप्शन बी नरेश गोविंद, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी वकपति मुंज। तो सही उत्तर होगा इसमें क्या, ऑप्शन नंबर डी वकपति मुंज। परमार वंश के वकपति मुंज शासनकाल में मालवा का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। इसका महत्वपूर्ण, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे। वे अग्रवंशी वंश के थे। इनकी राजधानी धार थी। परमार वंश के अंतिम ज्ञात राजा महाकाल देव थे। तो परमार वंश के अंतिम ज्ञात राजा अगर पूछा जाता है तो महाकाल देव थे। परमार राजाओं में अधिकांश शैव थे। तो परमार राजाओं में अधिकांश शैव थे। राजा भोज परमार वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। उसने 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है। तो सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है पूछा गया। ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी परिनिर्वाण। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रमण। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने घर से चले जाने से है। तो सिद्धार्थ के अपने घर से चले जाने से क्या है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। अगर धर्मचक्र परिवर्तन पूछा जाए तो उनके से सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उससे संबंधित है। निर्वाण का तात्पर्य बोधगया में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति से है। और परिनिर्वाण का तात्पर्य कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। तो परिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दाहोद योलो किस फसल की उन्नत किस्म है। तो दाहोद योलो किस फसल की उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मूंगफली। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चना। दाहोद योलो चना की उन्नत किस्म है। दाहोद योलो चने की उन्नत किस्म है। दाहोद गुजरात के दाहोद जिले में दुधमती नदी के तट पर स्थित एक शहर है। चने का नाम उसी के नाम पर रखा गया है। चने को आमतौर पर काबुली चना के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मानव उपभोग के साथ साथ पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। रबी के मौसम में चना आमतौर पर सूखी फसल के रूप में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई बांध कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है माही, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कर्ज, ऑप्शन डी तापी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी तापी नदी पर स्थित है उकाई बांध। उकाई बांध उकाई नदी पर स्थित है जो गुजरात के तापी जिले से होकर बहने वाले तापी नदी की सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1972 में बनकर तैयार हुआ था। बांध की लंबाई 4962 मीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 62,000 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध को बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस बांध का अगर दूसरा नाम भी पूछें तो बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा से अधिक पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा से अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी पोटास इसका सही उत्तर होगा। लेटेराइट मृदा इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ये मृदा पहाड़ियों की चोटियों और ऊपरी इलाकों में विकसित होती हैं। भारत में ये ज़्यादातर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो ज़्यादातर भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम की पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है कौन सी लेटेराइट मृदा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है पूछा गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 332, ऑप्शन बी अनुच्छेद 363, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 जो है संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान के संशोधन करने में देश के मौलिक या अंतिम कानून बदलाव करना शामिल है। भारतीय संविधान का भाग
20 अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। यह प्रक्रिया भारत के पवित्रता के संविधान की रक्षा करती है और भारत की मनमानी शक्ति की संसद को रोकती है। 1971 और 1976 में क्रमशः पारित 24वें और 42वें संशोधनों ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को के रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन योजना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता है। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 80 अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी दांडी यात्रा। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। दांडी मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ थी। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 80। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सी मजमूदार, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का 91वां सत्र था। सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार ब्रिटिशों को स्वतंत्रता की मांग करने के लिए 6 महीने का एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसे विफल करते हुए कांग्रेस ने उन्हें एक अखिल भारतीय संघर्ष शुरू करके भारत से बाहर कर दिया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस होगा। पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है? ऑप्शन दिया गया समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के क्षोभ मंडल भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। आप लोग इस वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला भाग है और इसमें वायुमंडल के द्रव्यमान में कुल वायु का लगभग 70% और इसके जल वाष्प और एरोसेल का 99% भाग होता है। मध्य अक्षांशों में क्षोभ मंडल की औसत गहराई लगभग 17 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की विशिष्ट विशेषताएं इसका महान घनत्व है। तो क्षोभ मंडल की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? तो इसका महान घनत्व है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प वायुमंडल में निहित लगभग सभी जल वाष्प क्षोभ मंडल में केंद्रित है और विभिन्न मूल इकाई कण हैं। तो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल होगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? ऑप्शन ए धोलावीरा और मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोलदीवा और राखीगढ़ी, ऑप्शन सी लोथल और कोलदीवा, ऑप्शन डी धौलीवीरा और लोथल। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर जब इस सभी लोग बताइए इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 साल पहले समृद्ध हुई थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 साल पहले क्या हुई थी? समृद्ध हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर मुख्य रूप से सिंधु नदी की घाटी में फले फूले और भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहर हैं। ये शहर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। तो ये शहर कहाँ पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध और भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। हड़प्पा के शहर धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, आपको बताया जा चुका है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली परीक्षाओं में
पूछे जा चुके हैं। यूपी SSC द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। और कॉपी में नोट भी करते रहना है। ऑप्शन दिया गया है पाली, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी शूरसेनी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया था। आपको याद रखना है। जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने लगभग 2500 साल पहले अपना संदेश दिया था। वह लिच्छवियों एक समूह जो वज्जी संघ का हिस्सा था के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में वह घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था और जंगल में रहने चले गए थे। 12 वर्षों तक उन्होंने एक कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वर्धमान महावीर को 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछा जाए कि वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुई थी? 12 वर्षों के बाद। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। जो है भारत श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। आपसे पूछा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है। तो श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है, इसलिए श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा और भारत द्वारा साझा नहीं की जाती है। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी है। तो श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद की शुरुआत किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी नियुक्ति, ऑप्शन डी प्रश्न और शून्यकाल दोनों। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल। संसद की शुरुआत किससे होती है? तो प्रश्नकाल से शुरू होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत काल होता है। प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत काल होता है। अगर पूछा जाए संसद का सबसे जीवंत काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तब। इस एक घंटे के दौरान एक घंटे के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें मंत्रियों के कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। संसद जो प्रश्न पूछते हैं वे सूचना प्राप्त करने और मंत्रियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई को गति देने के लिए रूपांकन किए गए हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। 1967 में अशोक चक्र वर्ग सेकंड का नाम बदलकर कर दिया गया था। तो क्या कर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कीर्ति चक्र। 1967 में अशोक चक्र वर्ग का सेकंड का नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1967 में पहले कीर्ति चक्र को अशोक चक्र वर्ग सेकंड के रूप में जाना जाता था। कीर्ति चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के मैदान में वीरता, बहादुरी, आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह नागरिकों के साथ साथ सैन्य सदस्यों को भी दिया जा सकता है और इसे मरणोपरांत दिया जा सकता है। यह महावीर चक्र का शांतिकाल समकक्ष है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कीर्ति चक्र। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? आपसे पूछा गया, आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी तन्वी शाह, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्वी शाह। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनमें से पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तन्वी का जन्म 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु भारत में हुआ था। उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाया है। फिल्म युवा के लिए उनकी सबसे यादगार धुन फना थी। फना थी। सितार वादक पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय थे। और पहले भारतीय महिला पूछा जाए तो तन्वी शाह थी। और सबसे पहले किसने जीता था? तो रविशंकर ने 1968 में ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर
बी होगा तन्वी शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लार्किया, ऑप्शन बी ड्रोसेरा, ऑप्शन सी एलिसस, ऑप्शन एलिसम, ऑप्शन डी होली लॉक। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक मांसाहारी पौधा है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। वे जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाता है? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पौधों में रूपांतरित पत्तियां होती हैं जिन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। कीट इन जालों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे अन्य पौधे हैं जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया आदि। ये घटपर्णी पौधे के पाचक रसों से पच जाते हैं। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रोसेरा होगा। अगला प्रश्न, बेसिल कैलमेटे गुएरिन बीसीजी के लिए एक टीका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी तपेदिक टीबी, ऑप्शन सी मम्पस, ऑप्शन डी प्लेग। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, और बेल आइकन भी क्लिक करेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तपेदिक या टीबी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, बीसीजी का मतलब बेसिल कैलमेटे गुएरिन है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है, बेसिल कैलमेटे गुएरिन है। यह तपेदिक टीबी रोग के लिए एक टीका है। तो यह जो है टीबी रोग के लिए एक टीका है। तपेदिक टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको याद रखना है के कारण होता है। टीबी किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तपेदिक टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। बीसीजी टीके पर सबसे पहले WHO विशेषज्ञ समिति ने अपनी 13वीं रिपोर्ट में जैविक मानकीकरण पर विचार किया था। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी टीबी होगा, तपेदिक या टीबी होगा। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षा से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी लोग पेपर और पेन लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 25 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। तो वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल हिस्से केवल 22 थे। तो मूल संविधान में कितने थे? तो 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा जो दुनिया में सबसे लंबा है, जिसे 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद अपनाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, अगला ऑप्शन सी दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका सही उत्तर होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। IMF की कल्पना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया IMF को औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अपनाया गया था। विश्व बैंक का सदस्य राष्ट्र स्वतः ही IMF की सदस्य बन जाता है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल,
ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, इसका सही उत्तर होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को प्रशिक्षित करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। अगला पॉइंट, आईपीएस कैडर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आईपीएस कैडर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वह कौन सा है? आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताएंगे, क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कोयला को मुख्य रूप से 3 प्रकारों लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में वर्गीकृत किया गया है। एंथ्रेसाइट इसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें 94 से 98% कार्बन सामग्री होती है। बिटुमिनस इसमें 78 से 86% कार्बन सामग्री होती है। यह एक ठोस तलछटी चट्टान है जो काले या गहरे भूरे रंग की होती है। लिग्नाइट इसमें 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो लिग्नाइट का उपयोग, इसमें 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी इसमें फतेहपुर की जगह फतेहपुर होना चाहिए था। फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अपने पीतल के हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। मुजफ्फरनगर को मुख्य रूप से भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मिर्ज़ापुर विंध्याचल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। मिर्ज़ापुर लाल पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है? तो सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस रूप में जाना जाता है पूछा गया। ऑप्शन ए धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी परिनिर्वाण। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रमण। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने घर से चले जाने से है। तो सिद्धार्थ के अपने घर से चले जाने से क्या है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। अगर धर्मचक्र परिवर्तन पूछा जाए तो उनके से सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उससे संबंधित है। निर्वाण का तात्पर्य बोधगया में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति से है। और परिनिर्वाण का तात्पर्य कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। तो परिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाहोद योलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दाहोद योलो किस फसल की उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मूंगफली। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चना। दाहोद योलो चना की उन्नत किस्म है। दाहोद योलो चने की उन्नत किस्म है। दाहोद गुजरात के दाहोद जिले में दूधमती नदी के तट पर स्थित एक शहर है। चने का नाम उसी के नाम पर रखा गया है। चने को आमतौर पर काबुली चना
के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मानव उपभोग के साथ साथ पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। रबी के मौसम में चना आमतौर पर सूखी फसल के रूप में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उकाई बांध। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई बांध कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है माही, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कर्ज, ऑप्शन डी तापी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी पर स्थित है उकाई बांध। उकाई बांध उकाई नदी पर स्थित है, जो गुजरात के तापी जिले से होकर बहने वाले तापी नदी की सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1972 में बनकर तैयार हुआ था। बांध की लंबाई 4,962 मीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 62,000 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध को बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस बांध का अगर दूसरा नाम भी पूछें तो बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा से अधिक पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा से अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, पोटास इसका सही उत्तर होगा। लेटेराइट मृदा, इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ये मृदा पहाड़ियों की चोटियों और ऊपरी इलाकों में विकसित होती हैं। भारत में ये ज़्यादातर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो ज़्यादातर भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम की पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट मृदा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है पूछा गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 332, ऑप्शन बी अनुच्छेद 363, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 जो है संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान के संशोधन करने में देश के मौलिक या अंतिम कानून बदलाव करना शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। यह प्रक्रिया भारत के पवित्रता के संविधान की रक्षा करती है और भारत की मनमानी शक्ति की संसद को रोकती है। 1971 और 1976 में क्रमशः पारित 24वें और 42वें संशोधनों ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन योजना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता है। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 80 अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी दांडी यात्रा। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। दांडी मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ थी। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 80। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सी मजमूदार, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का 91वां सत्र था। सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार ब्रिटिशों को स्वतंत्रता की मांग करने के लिए 6 महीने का एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसे विफल करते हुए कांग्रेस ने उन्हें एक अखिल भारतीय संघर्ष शुरू करके भारत से बाहर कर दिया। लिखित हड़प्पा कालीन नगरों में
से गुजरात में कौन स्थित है? निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? ऑप्शन ए धोलावीरा और मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोलदीवा और राखीगढ़ी, ऑप्शन सी लोथल और कोलदीवा, ऑप्शन डी धौलीवीरा और लोथल। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर जब इस सभी लोग बताइए इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 साल पहले समृद्ध हुई थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 साल पहले क्या हुई थी? समृद्ध हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर मुख्य रूप से सिंधु नदी की घाटी में फले फूले और भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहर हैं। ये शहर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। तो ये शहर कहाँ कहाँ? पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध और भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में स्थित हैं। हड़प्पा के शहर धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में स्थित हैं, आपको बताया जा चुका है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यूपी SSC द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। और कॉपी में नोट भी करते रहना है। ऑप्शन दिया गया है पाली, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी सुरसेनी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया था, आपको याद रखना है। जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने लगभग 2500 साल पहले अपना संदेश दिया था। वह लिच्छवियों एक समूह जो वज्जी संघ का हिस्सा था के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में वह घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था और जंगल में रहने चले गए थे। 12 वर्षों तक उन्होंने एक कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वर्धमान महावीर को 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछा जाए कि वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुई थी? 12 वर्षों के बाद, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका जो है भारत श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। आपसे पूछा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है। तो श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है, इसलिए श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा और भारत द्वारा साझा नहीं की जाती है। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी है। तो श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद की शुरुआत किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी नियुक्ति, ऑप्शन डी प्रश्न और शून्यकाल दोनों। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल। संसद की शुरुआत किससे होती है? तो प्रश्नकाल से शुरू होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत काल होता है। प्रश्नकाल संसद का सबसे जीवंत काल होता है। अगर पूछा जाए संसद का सबसे जीवंत काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तब। इस एक घंटे के दौरान एक घंटे के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें मंत्रियों के कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। संसद जो प्रश्न पूछते हैं वे सूचना प्राप्त करने और मंत्रियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई को गति देने के लिए रूपांकन किए गए हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। 1967 में अशोक चक्र वर्ग सेकंड का नाम बदल कर दिया गया था। तो क्या कर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कीर्ति चक्र। 1967 में अशोक चक्र वर्ग का सेकंड का नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1967 में पहले कीर्ति चक्र को अशोक चक्र वर्ग सेकंड के रूप में जाना जाता था। कीर्ति चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के मैदान में वीरता, बहादुरी, आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह नागरिकों के साथ साथ सैन्य सदस्यों को भी दिया जा सकता है और इसे मरणोपरांत दिया जा सकता है। यह महावीर चक्र का शांति काल समकक्ष है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर
बी होगा कीर्ति चक्र। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, आपसे पूछा गया। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी तन्वी शाह, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्वी शाह। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनमें से पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तन्वी का जन्म 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु, भारत में हुआ था। उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाया है। फिल्म युवा के लिए उनकी सबसे यादगार धुन फना थी। फिल्म युवा के लिए उनकी सबसे यादगार धुन फना थी। सितार वादक पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय थे। और पहले भारतीय महिला पूछा जाए तो तन्वी शाह थी। और सबसे पहले किसने जीता था? तो रविशंकर ने 1968 में ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा तन्वी शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लार्किया, ऑप्शन बी ड्रोसेरा, ऑप्शन सी एलिसस, ऑप्शन एलिसम, ऑप्शन डी होली लॉक। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक मांसाहारी पौधा है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। वे जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाता है? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पौधों में रूपांतरित पत्तियां होती हैं जिन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। कीट इन जालों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे अन्य पौधे हैं जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकलेरिया आदि। ये घटपर्णी पौधे के पाचक रसों से पच जाते हैं। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रोसेरा होगा। अगला प्रश्न, बेसिल कैलमेटे गुएरिन BCG के लिए एक टीका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी तपेदिक TB, ऑप्शन सी मम्पस, ऑप्शन डी प्लेग। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। और बेल आइकन भी क्लिक करेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तपेदिक या TB। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, BCG का मतलब बेसिल कैलमेटे गुएरिन है। तो BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। बेसिल कैलमेटे गुएरिन है। यह तपेदिक TB रोग के लिए एक टीका है। तो यह जो है TB रोग के लिए एक टीका है। तपेदिक TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको याद रखना है के कारण होता है। TB किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तपेदिक TB आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। BCG टीके पर सबसे पहले WHO विशेषज्ञ समिति ने अपनी 13वीं रिपोर्ट में जैविक मानकीकरण पर विचार किया था। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी TB होगा, तपेदिक या TB होगा। तो जो जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। जफर खान दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। आपको याद रखना और कापी कलम लेकर बैठिए और नोट भी करते रहना है। जफर खान वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसने 1297 एक मंगोल आक्रमणकारी दुआ खान को हराया था। अगला पॉइंट, कुतलू ख्वाजा द्वारा 1299 के मंगोल आक्रमण के दौरान जफर खान सेना का दक्षिणपंथी सेनापति था। वह एक घात द्वारा काट दिया गया था और मारा गया था, लेकिन अलाउद्दीन की सेना द्वारा मंगोलों को फिर से भी खदेड़ दिया गया था। उसने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान कई बार मुल्तान, समाना और सिविस्तान का प्रभार संभाला। आपको याद रखना और कॉपी में नोट करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते। ऑप्शन दिया गया है आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी पंजाब। आनंदपुर साहिब पंजाब राज्य में स्थित है। आनंदपुर साहिब
यह सतलज नदी के पास पंजाब में स्थित है। सिखों के अंतिम दो गुरु गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर यहीं रहते थे। तो सिखों के अंतिम दो गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर यहीं रहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कहाँ की थी? तो आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब की स्थापना 90वें गुरु तेग बहादुर ने की थी। तो किसने की थी आनंदपुर साहिब की स्थापना? 90वें गुरु तेग बहादुर ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको कॉपी में नोट करते रहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टानें, ऑप्शन डी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टानें इसका सही उत्तर होगा। अवसादी चट्टानें समय के साथ तलछट, अवसाद के संचय और समेकन से बनती हैं। तो अवसादी चट्टानें समय के साथ तलछट या अवसाद के संचय और समेकन से बनती हैं। अगला पॉइंट, उनमें अक्सर पौधों, पशुओं और अतीत में रहने वाले अन्य सूक्ष्म जीव के जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म आमतौर पर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं क्योंकि ये चट्टानें प्राचीन रूपों के अवशेषों या निशानों को संरक्षित करती है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं, लगभग एक ही द्रव्यमान, वे लगभग एक ही वजन के होते हैं और एक बहुत ही समान एक ही सामग्री से बने रचना के हैं। वे पड़ोसी ग्रह हैं। हालांकि शुक्र और पृथ्वी में बहुत सी असमानताएं भी हैं। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी के लगभग 100 गुना मोटा है और इसकी सतह का तापमान बेहद गर्म है। शुक्र के पास पृथ्वी की तरह जीवन या जल महासागर नहीं है। शुक्र भी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तुलना में पीछे की ओर घूमता है, इसलिए जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिणी में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। 7 देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। वे कौन कौन से? तो पूर्व में बांग्लादेश, सुदूर पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल। तो उत्तर में कौन कौन है? चीन, भूटान और नेपाल। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। 2 देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। वे कौन से हैं? तो दक्षिण पश्चिम में मालदीव और दक्षिण पूर्व में श्रीलंका। आपको कॉपी में नोट करते रहना है। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से एक अर्ध पर्वतीय मैदान है। इसका अन्य नाम क्या है आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए कंडी पेटी, ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन सी कैथस, ऑप्शन डी तिब्बती मार्ग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंडी पेटी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से एक पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय मैदान है जिसे कंडी पेटी भी कहा जाता है। अन्य 3 क्षेत्र हैं शिवालिक श्रेणी सहित पहाड़ियाँ, कश्मीर घाटी के पर्वत और पीर पंजाल श्रेणी। अगला पॉइंट, लद्दाख और करगिल के तिब्बती मार्ग। ये अन्य 3 क्षेत्र हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 377, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 74 इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है,
जो अपने कार्यों को करते समय उस सलाह के अनुसार कार्य करता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो को दुनिया में सबसे लंबा होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है। तो भारत का संविधान जो है सब दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। अगला पॉइंट, भारत के संविधान को दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच बनाया गया था। इस दौरान भारत की संविधान सभा में इसके मसौदे पर खंड दर खंड चर्चा की गई थी। कुल मिलाकर सभा ने 11 सत्र आयोजित किए, जिसमें बैठकें 165 दिनों तक चली। आपसे पूछा जा सकता है इसमें बैठकें कितने दिनों तक चली? तो 165 दिनों तक चली। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद 3 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या आपसे पूछा गया है कितनी है। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 24। भारतीय संसद में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो 24 इनकी संख्या है। 24 कौन कौन सी हैं? लोकसभा के अधीन समितियां कितनी हैं और राज्यसभा के अधीन समितियां कितनी हैं? तो लोकसभा के अधीन समितियां हैं 16 और राज्यसभा के अधीन समितियां हैं 8। कौन कौन सी हैं लोकसभा के अधीन? नंबर 1 कृषि संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, रेलवे संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, जल संसाधन समिति, रसायन और उर्वरक समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति, सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता समिति। ये 16 जो हैं लोकसभा की अधीन समितियां हैं। अब राज्यसभा की अधीन समितियां कितनी हैं? तो 8 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वाणिज्य संबंधी समिति, 2 गृह मामलों संबंधी समिति, नंबर 3 मानव संसाधन विकास समिति, 4 उद्योग संबंधी समिति, 5 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति, नंबर 6 परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति, नंबर 7 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, नंबर 8 कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी समिति। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।